जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की लगातार मैं श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को मैं लेकर आता हूं। उसी कड़ी में आपका है कि महात्मा गांधी के आंदोलन का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है, महात्मा गांधी के आंदोलनों का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था, स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, मैं इसमें मेंशन करना मैं भूल गया था कि ये कब का है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मेंस में आ चुका है। ठीक है, आप देखेंगे कि जितना भी मैं प्रश्न लिखता हूँ, ठीक है, प्रश्न का उत्तर में लिखता हूँ, उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये इस वर्ष पूछा गया था। आप उसको जाकर आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने शुरू में ही लिखना भूल गया था। अभी वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आप केवल प्रश्नों को समझें। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रश्नों की प्रकृति को आपको विशेष रूप से समझना है। आप अगर एक बार आंसर राइटिंग आपको अगर आ जाती है तो आप प्री एग्जाम पास करने के बाद आप एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, इसमें है कि महात्मा गांधी से या फिर स्वतंत्रता जो संग्राम है उसमें महिलाओं की भागीदारी, इन सबसे एक प्रश्न रहता ही रहता है। चूंकि ये ग्रामीण भारत से प्रश्न है और महात्मा गांधी जी को इससे अटैच्ड किया गया इस प्रश्न से, तो उसी संदर्भ में आपको जवाब लिखना है। चलिए चलते हैं कि महात्मा गांधी के आंदोलनों का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था। कहने का आधार यही है और कहने का तात्पर्य यही है कि महात्मा गांधी जो आंदोलन करते थे उसका मुख्य जो आधार है और बेस में आप समझेंगे कि मुख्य आधार में ग्रामीण भारत को रखा गया था। वो किस प्रकार से रखा गया था आप अगर जानते हैं तो उसको आपको समीक्षात्मक रूप से आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, विवेचना करना है। ठीक है, देखेंगे इसमें कि विस्तृत जनाधार के अभाव में कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हो सकता। और विस्तृत जनाधार का अर्थ क्या है, अब ये समझ लीजिए। विस्तृत जनाधार का अर्थ है कि बहुत लार्ज स्केल में कोई भी अगर आंदोलन या भी कोई भी चर्चाएं या कोई भी मुद्दा अगर हो रही हो, घटनाएं हो रही हो, तो उसमें जनाधार जो है बहुत मायने रखता है। अगर मान लीजिए उसका अगर एक सीमित क्षेत्र है तो वो समझिए कि वो आंदोलन नहीं, एक छोटा सा आप क्या कह सकते हैं, छोटा सा विद्रोह कहलाया जा सकता है। लेकिन अगर आंदोलन की अगर बात हो जाए और वो भी विस्तृत रूप से अगर बहुत जगहों पर अगर होने लगे तो वो एक देशव्यापी आंदोलन कहलाता है। तो यहीं पर हम लोग चलते हैं कि विस्तृत जनाधार का मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारिता हो। विस्तृत जनाधार के अभाव में कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन, अभाव का अर्थ है अगर विस्तृत जनाधार अर्थात पब्लिक अगर उसमें अगर इंटरेस्ट अगर नहीं लेता है तो कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हो सकता। अगर पब्लिक ही अगर इंटरेस्ट अगर नहीं लेगा तो आपका आंदोलन कैसे सफल हो सकता है। तो विस्तृत जनाधार के अभाव में कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। कोई भी वर्ग या समुदाय किसी आंदोलन का भाग, ठीक है, आप देख रहे हैं कि भाग तथा तभी बनता है जब आंदोलन की प्रगति के साथ स्वयं की प्रगति दिखती है। आप इसको समझ पा रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि अगर मान के चलिए, देखिए समझिए बात को, अगर मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि अगर कोई मुस्लिम धर्म के लोग अगर स्वतंत्रता आंदोलन में आ रहे थे तो उनको क्या लोभ या क्या लाभ था वो तो आप समझ रहे हैं। जो बाद में मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में रखा, चाहे जिसके बहकावे में रखा या किसी गुट ने या फिर बहुत से जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने आपस में चर्चा किया कि क्यों नहीं एक अलग जो राष्ट्र है उसकी डिमांड हम लोग करते हैं। जब हम लोगों को सब जगह पे सरकार झुकी रही है और गरम दल इस तरीके से कार्य कर रही है तो क्यों ना हम लोग भी एक अपना संगठन बनाते हैं, मुस्लिम लीग, जिसका नाम आप जानते हैं 1906 में 1906 में गठन हुआ था। ठीक है, तो आप जैसा जानते हैं कि अली बंधुओं द्वारा आपका मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं कि किस प्रकार से धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का विकास के रूप में हम लोग जानते हैं कि इन लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के साथ साथ बाद में इनका मन बदल जाता है और सोचते हैं कि क्यों ना हम अलग राष्ट्र का डिमांड करते हैं। तो कहने का मतलब जब उनकी जनसंख्या बढ़ती गई तो उस तरीके से उन्होंने अपना विचार को विस्तृत आधार दिया, जनाधार। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी अगर भाग अगर लिया था उस समय में, अगर मुस्लिम की अगर बात करें तो मुस्लिम लोग केवल हिंदुओं का साथ इसलिए दे रहे थे कि उसमें उन लोगों का भी हित था। वो तो जानते ही थे कि मंत्री और मंत्रालय तो भारतवर्ष जैसे ही बनता है और अलग होता है, ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति जैसे ही हासिल कर लेती है भारत तो उसके साथ ही हम लोगों को मंत्री का पद यहाँ भी मिलेगा और साथ के साथ एक अलग राष्ट्र का निर्माण इसलिए कर देना था क्योंकि वहां पर लोभ और लाभ नहीं था। कि मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था कि आप जितना हो सके हो हल्ला करिए, ठीक है, आप जितना भी कर सकते हैं करिए, आपको
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आपको बनाया जाएगा। तो ये तो देखिए, बिना लोभ या लाभ के कोई भी कार्य संपूर्ण रूप से कोई भी, आप समझ सकते हैं कि कोई भी भागीदारी नहीं लेता है। किसी भी कार्य में भागीदारी तभी लेता है कोई भी, जब आप समझते होंगे कि जब उनको लगता है कि इससे मुझे कुछ लोभ के माध्यम से कुछ लाभ है, ठीक है, लेकिन लोभ को बहुत बार जाहिर नहीं होने दिया जाता है। कई बार आप देखते होंगे परिवार में या कहीं भी बहुत बार बिना लोभ को दिखाए हुए भी लाभ की इच्छा रखी जाती है। तो हम लोग चलते हैं आगे, जिसमें हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से आगे बातें कही जा रही हैं। कि कोई भी वर्ग का समुदाय किसी आंदोलन का भाग तभी बनता है जब आंदोलन की प्रगति के साथ स्वयं की प्रगति दिखती है। गांधी जी की यही व्यवहारिक सोच ग्रामीण भारत की चेतना का मुख्य कारण बनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि गांधी जी की यही व्यवहारिक सोच, ठीक है, ग्रामीण भारत में चेतना का मुख्य कारण बनी। वो लोग चाहते थे कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी सर्वांगीण विकास हो। तो सर्वांगीण विकास कब हो सकता है? जब ये भी भाग लेंगे और इनका भी नाम आएगा, तभी तो लोग सोचेंगे कि हाँ, ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो किसान वर्ग है, किसान वर्गों ने भी संपूर्ण भारत में आंदोलन में प्रमुखता से और बिल्कुल सचेतता के साथ में साथ दिया है। भारतीयों की मूलभूत समस्याओं को, ठीक है, सुना, समझा और इसे सुलझाने के लिए आत्ममंथन किया। ग्रामीण आंदोलनों की शुरुआत चंपारण, ठीक है, अब अगर की जाए महात्मा गांधी द्वारा किए गए संपूर्ण आंदोलनों के संदर्भ में, तो ग्रामीण आंदोलनों की शुरुआत चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन से किया गया एवं सफलता भी प्राप्त हुई। महात्मा गांधी की सरल भाषा शैली ने संपूर्ण भारतवर्ष के ग्रामीण लोगों तक उनकी पहुंच बन गई। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका से जब वो लौटे थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जैसे ही महात्मा गांधी जी लौटे थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? जरूर पढ़े इतिहास में, सबसे पहले वो संपूर्ण भारतवर्ष में दौरा करते हैं और देखते हैं कि मूलभूत जो समस्याएं हैं वो भारतवर्ष में क्या है। देखिए, किसी भी चीज में आप इससे भी शिक्षा ले सकते हैं महात्मा गांधी से। ऐसा नहीं कि दक्षिण अफ्रीका से एकदम आगे पढ़ लिख के, और पहले से तो भारत में थे ही, लेकिन बात है कि भारत में थे लेकिन अभी भी वो भारत की मूलभूत समस्याओं से अवगत नहीं थे। तो उससे पूर्णतः अवगत होने के लिए जब वे शिक्षा लेकर, ठीक है, लौटते हैं और एक दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन होता है, ठीक है, वहां से लड़ाई जीतने के बाद जैसे ही वो पदार्पण उनका भारतवर्ष में होता है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना भारतवर्ष की लड़ाई के लिए भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बिगुल बजाया जाए और किस प्रकार से इनको यहाँ से हटाया जाए। चूंकि उनको दक्षिण अफ्रीका में जीत हो चुकी थी, इसीलिए उनको एक कह सकते हैं कि जीतने की इच्छा भारतवर्ष में भी प्रबल थी। तो अब आगे चलते हैं कि भारत की आत्मा, हम लोग जैसा जानते हैं कि प्राचीन काल से ही गांवों में निवास करती। चूंकि देखिए, आज भी आपका मोटा मोटी आप मान के चलिए कि लगभग 55 to 60% अभी भी जो है ग्रामीण जनता ही है। ठीक है, भारतीय किसान जो है गांव में निवास करती है। तो गांधी जी ने अपने कार्यक्रमों में ग्रामीण भारत के अनेक प्रश्नों जैसे अस्पृश्यता का अंत पर ध्यान दिया, बुनियादी शिक्षा के सुधार में ध्यान दिया, तालीमी संघ का निर्माण कराया। तालीम का अर्थ शिक्षा होता है। चरखा, ठीक है, चरखा आप समझ रहे हैं, खादी, उसी से फिर स्वदेशी को अपनाया। चरखा, खादी, स्वदेशी, ये तो एक ही टर्म हो गया। ठीक है, चरखा से खादी वस्त्र बनाए गए और स्वदेशी को अपनाया गया। वे भारत में धर्म निरपेक्षता और सर्वधर्म सद्भाव के समर्थक थे। ये देखिए, वे भारत में धर्म निरपेक्षता और सर्वधर्म सद्भाव के समर्थक थे। इसीलिए जो गांधी जी के जो अनुयायी थे कह सकते हैं, या उनके जो चेले थे या उनको मानने वाले लोग थे, वो सभी धर्मों के लोग थे। क्योंकि वो ऐसा नहीं बात रखते थे कि जिससे कि हिंदुत्व को बढ़े या फिर मुस्लिम के लिए केवल बात करें, वो सभी के लिए समान रूप से सोचते थे। अगर मान के चलिए कोई अगर व्यक्ति अगर चला जाता महात्मा गांधी के पास और मुस्लिम धर्म के प्रति भड़काने का प्रयास करता, फिर भी वो उनकी नहीं सुनते थे। उसी प्रकार से कोई अगर हिंदू धर्म के विरुद्ध अगर भड़काने के लिए अगर चले जाते, तो वो इस बात को भी नहीं सुनते थे। वो सभी लोगों को वो चाहते थे कि हमें रेस्पेक्ट, मुझे रेस्पेक्ट सभी लोगों से मिले और सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले। तो ग्रामीण भारत के संदर्भ में हम लोग आगे देखते हैं कि वे भारत में धर्म निरपेक्षता और सर्वधर्म सद्भाव के समर्थक थे। महात्मा गांधी ने ग्रामीण जीवन की उन्नति को आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। यही कारण था कि गांधी जी के आंदोलनों में ग्रामीण भारत का नेतृत्व प्राप्त हुआ। ग्रामीण भारत के योगदान के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति का सपना पूरा करना अत्यंत कठिन कार्य था। ठीक है, ग्रामीण भारत को अगर नहीं मिलाया जाता, जो उस समय में भारतीय किसान लोग थे, उनको अगर आंदोलन में शामिल नहीं किया जाता, किसान आंदोलन अगर नहीं करते, तो बहुत ही कठिन हो जाता। यह कठिन कार्य को सकारात्मक दिशा एवं स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा मिला। ठीक है, तो यही इसका हुआ कि ग्रामीण भारत के बारे में आप लोगों ने लगभग सभी पक्षों को देख लिया है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हुआ और इस प्रकार से आप आंसर लिख के आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।